श्रीगंगानगर में वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा गैंग के आतंक पर प्रशासन का प्रहार देखने को मिला है। विदेश में बैठकर स्थानीय बदमाशों की मदद से अपराध को अंजाम देने वाले गैंगस्टर आसानी से अपना नेटवर्क चला रहे हैं। स्थानीय बदमाशों को पैसे देकर वो अपने मंसूबों को कामयाब करते थे और उसका साथ इसमें जो दे रही थी एक महिला जो इन गैंगस्टर्स और स्थानीय गुंडों का फंड मैनेज करती थी, उसका नाम है पल्लवी शर्मा, जिसे पुलिस ने श्रीगंगानगर के करगिल पार्क के पास से गिरफ्तार किया है। महिला से पूछताछ में पुलिस को और कौन सी जानकारी मिली है, हमारी इस रिपोर्ट में आप जानिए। श्रीगंगानगर पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर्स से जुड़े स्थानीय नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक और बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गिरोह के लोकल नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के अनुसार पुरानी आबादी के वार्ड नंबर 11 में ताराचंद वाटिका और करगिल पार्क के पास रहने वाली पल्लवी शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। पल्लवी पर आरोप है कि वो गैंगस्टर्स रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के गुर्गों को आर्थिक मदद पहुंचाती थी और अपने बैंक अकाउंट के जरिए पैसे ट्रांसफर करवाती थी। इससे पहले पुलिस ने 2 दिसंबर को श्रीगंगानगर के नजदीक लालचंद के ढाणी निवासी अर्पित शर्मा और टिंकू को गिरफ्तार किया था। अर्पित शर्मा पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और गैंगस्टर्स से सीधे संपर्क में रहने की बात भी सामने आई है। बता दें कि जवाहर नगर थाना पुलिस ने 29 सितंबर को एक मामला दर्ज किया था। इस मामले में श्रीगंगानगर के आनंद पंडित और पठानवाला निवासी अश्वनी गोदारा को गिरफ्तार किया गया था। दोनों ने पूछताछ में बताया कि वे अर्पित शर्मा के जरिए गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गिरोह के लिए काम करते हैं और श्रीगंगानगर और आसपास के इलाकों के संपन्न व्यक्तियों की रेकी कर उनके मकानों, प्रतिष्ठानों और अन्य ठिकानों की फोटो और वीडियो विदेश में छिपे कुख्यात गैंगस्टर्स को उपलब्ध करवाते हैं। इस मामले में अर्पित शर्मा को भी नामजद किया गया था। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुहन ने बताया कि अर्पित शर्मा को 2 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन रिमांड मिलने पर उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण ने अपना लोकल नेटवर्क बनाया है। नेटवर्क संपन्न लोगों की रेकी करता है। संपन्न लोगों के मकान, दुकान की फोटो गिरोह को उपलब्ध करवाता है। अश्वनी गोदारा मर्डर के मामले में जेल में बंद तो था, लेकिन अर्पित शर्मा से उसकी जेल में ही मुलाकात हुई। उस दौरान जेल में वीरेंद्र चारण भी बंद था। अर्पित शर्मा और अश्विनी गोदारा की जमानत हो गई, लेकिन अर्पित शर्मा वीरेंद्र चारण के संपर्क में बना रहा। रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के कहने पर अर्पित शर्मा ने लोकल गिरोह बनाया। गिरोह में अश्विनी गोदारा, अमित शर्मा, सिकंदर खान जैसे कई लड़के शामिल हुए। पल्लवी शर्मा लोकल गिरोह के फाइनेंस को मैनेज करती थी। इन लोगों से सूचना प्राप्त कर फिरौती की कॉल की जाती है। अर्पित शर्मा ने कई लोगों की फोटो वीडियो इस गिरोह को भेजी है। अब पुलिस की विशेष टीम ने पल्लवी शर्मा को गिरफ्तार किया है। पल्लवी शर्मा लोकल गिरोह को आर्थिक मदद उपलब्ध करवाती थी। श्रीगंगानगर की जवाहर नगर पुलिस ने 29 सितंबर को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीगंगानगर निवासी आनंद पंडित और अश्विनी गोदारा को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गिरोह के लिए काम करते हैं और श्रीगंगानगर और आसपास के आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के दुकानों और मकानों की रेकी करते हैं, उनके फोटो वीडियो बनाते हैं और ये जानकारी इस गिरोह तक पहुंचाते हैं और बाद में इस गिरोह द्वारा फिरौती के लिए उन्हें कॉल की जाती है। इस मामले में दोनों ने यह भी बताया कि वे अर्पित शर्मा उर्फ टिंकू के जरिए इस गिरोह से जुड़े हुए हैं और अर्पित शर्मा के कहने पर ही ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 दिसंबर को अर्पित शर्मा उर्फ टिंकू को भी गिरफ्तार कर लिया और बाद में उसकी निशानदेही पर 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए थे। पुलिस की जांच में ये पता चला है कि संगठित अपराध करने वाले गैंगस्टर्स पल्लवी शर्मा की मदद से अपने लोकल गुर्गों को पैसे उपलब्ध करवाते थे। इस महिला से पूछताछ के बाद अर्पित शर्मा से बात की गई, जिससे खुलासा हुआ कि वो 29 सितंबर के मुकदमे में पहले से ही वांटेड था। अब पुलिस पल्लवी शर्मा के बैंक अकाउंट्स की गहन जांच पड़ताल में जुटी हुई है, जिससे गैंग के पूरे फाइनेंशियल नेटवर्क का पता लगाया जा सके। पुलिस की पूछताछ में आनंद पंडित और अश्विनी गोदारा ने बताया कि गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गिरोह के लिए कई अन्य युवक भी काम कर रहे हैं। फिलहाल
पुलिस ने गिरफ्तार की गई महिला पल्लवी शर्मा से पूछताछ शुरू कर दी है ताकि पता लगाया जा सके कि और कितने लोग इस गिरोह के लिए काम कर रहे हैं और किस तरह से ये सारा फाइनेंशियल नेटवर्क अंजाम दिया जा रहा है। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्री गंगानगर। तो प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अपराध मुक्त राजस्थान बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने कई ऑपरेशन चलाए हैं। इसे लेकर कमिश्नरेट अपराध में गिरावट का दावा कर रही है। उनका कहना है कि हत्या, लूट, अपहरण और लूट जैसी वारदातों में एक साल में गिरावट आई है। लेकिन क्या सचमुच में कमिश्नरेट का ये दावा ठीक है, सही है? आंकड़ों के साथ हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट। प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसने के साथ साथ भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाने में राजस्थान की भजन लाल सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अपराध मुक्त राजस्थान बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय और जयपुर कमिश्नरेट की तरफ से बड़े बड़े ऑपरेशन भी चलाए गए हैं। अन्य ऑपरेशंस का नतीजा रहा कि राजस्थान में पिछले एक साल में नया कानून बनने के बाद अपराधों में बेहद कमी देखने को मिली। अपराध में कमी लाने के लिए बीते एक साल में जयपुर कमिश्नरेट ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हत्या, लूट, डकैती, दुष्कर्म जैसे मामलों में चर्चित रहने वाला राजस्थान क्यों है अब शांत? कोई भी अपराधी जो खासकर संगठित अपराधी जो है वो आपराधिक कृत्य जो करता है आर्थिक लाभ के लिए, और अगर जो आर्थिक लाभ वो प्राप्त कर रहा है, जो संपत्ति क्रिएट कर रहा है, अगर उसी को वापस सरकार जब्त कर ले तो उसका वो मोटिव खत्म हो जाता है। तो उसका भी काफी हद तक असर है। एक वातावरण बना वो ऐसा बना जिसमें कि कानून की पालना करने वालों के पक्ष में स्थिति हुई और कानून का तोड़ने वालों के विरोध में कानूनी कार्रवाई करना आसान हो गया। पिछले 5 साल से राजस्थान में बदमाशों ने अपनी दहशत मचा रखी थी। लूट, हत्या, डकैती, रंगदारी वसूलना, ब्लैकमेलिंग, किडनैपिंग और गैंग वॉर जैसी घटनाओं से राजस्थान की किरकिरी हो रही थी। बढ़ते अपराध को लेकर खाकी पर भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन पिछले एक साल में पुलिस ने ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय को कायम रखा है। जयपुर कमिश्नरेट ने पिछले एक साल का क्राइम का आंकड़ा पेश करते हुए खाकी के इकबाल को कायम रखा है। साल 2024 के मुकाबले 2025 में राजधानी जयपुर में अपराधों में गिरावट दर्ज हुई है। जयपुर में हुए हर आपराधिक मामले के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो 2024 में हत्या की अक्टूबर में 90 घटनाएं हुई। 2025 में अक्टूबर तक ये आंकड़ा घटकर 82 रह गया, यानी कि हत्या के मामलों में जयपुर में 9% की कमी देखी गई। हत्या का प्रयास 2024 में 171 हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हुए, जबकि 2025 में 169 मामले हत्या के प्रयास में दर्ज हुए। एक साल में 1% तक हत्या के प्रयास मामलों में कमी रही। डकैती 2024 में जयपुर में 18 डकैती के मामले दर्ज हुए। 2025 में ये मामले घटकर 8 ही रह गए, यानी कि साल 2025 में डकैती के मामलों में 56% की कमी देखने को मिली। लूट 2024 में अक्टूबर तक 225 लूट के मामले दर्ज हुए। 2025 का यह आंकड़ा घटकर 122 रह गया। लूट के मामलों में एक साल में 45% तक कमी देखने को मिली। अपहरण 2024 में अपहरण के मामले 461 दर्ज हुए। 2025 में अपहरण के मामले 397 दर्ज हुए। साल 2025 में जयपुर में अपहरण के मामलों में 14% तक की कमी देखने को मिली। नकबजनी 2024 में नकबजनी के 904 मामले दर्ज हुए। 2025 में नकबजनी में 14% तक की कमी के साथ 791 मामले ही दर्ज हुए। चोरी 2024 में जयपुर में चोरी की घटनाएं 7,980 हुई। 2025 में चोरी की घटना में 22% तक की कमी के साथ मामले 6225 हुए। दुष्कर्म या महिला अत्याचार साल 2024 में दुष्कर्म के 446 मामले सामने आए, जबकि 2025 में 414 ही दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए। जयपुर में एक साल में दुष्कर्म के मामलों में 7% तक की कमी देखने को मिली। कुल अपराध जयपुर में साल 2024 में 24,327 आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हुए, जबकि साल 2025 में 13% तक की गिरावट के साथ 21,151 आपराधिक मामले ही दर्ज हुए। जयपुर के एडिशनल कमिश्नर, जिन पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है, उनका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। कानून व्यवस्था कोई भी क्राउड कंट्रोल हो, मेले तीज त्योहार का हो, चाहे कानून व्यवस्था कोई मुद्दा हो, कहीं भीड़ इकट्ठी हो रही है, भीड़ का डिस्पर्सल हो रहा है, मौके की स्थिति क्या है, यदि वहाँ नहीं पहुँच के देख पा रहे हैं तो सबसे
सुविधाजनक जरिया है कि आप अपने कंट्रोल रूम पे बैठ के और 2 मिनट में आप पता कर सकते हैं कि वहाँ की सिचुएशन है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा भी एरिया डोमिनेशन, ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गन, ऑपरेशन क्लीन स्वीप समेत कई ऑपरेशन चलाकर बदमाशों पर नकेल कसी जा रही है। शराब की तस्करी हो, हथियार की तस्करी या फिर मादक पदार्थों की तस्करी, इन अपराधों में लिप्त बदमाशों को भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर खाकी ने कुछ हद तक वाहवाही लूटी है। लेकिन बढ़ते शराब, हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी के आंकड़ों ने खाकी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। यहाँ तक कि बढ़ते हुए साइबर अपराध पर भी अंकुश लगाने में जयपुर पुलिस नाकाम रही है। बात करें स्थानीय विशेष अधिनियम के तहत होने वाली कार्रवाइयों की, तो आबकारी एक्ट में 2024 में शराब तस्करी के 1607 मुकदमे जयपुर में दर्ज हुए। 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 1649 हो गया। एक्साइज एक्ट के तहत शराब तस्करी के 3% मामले बढ़े। आर्म्स एक्ट 2024 में 335 मामले हथियार तस्करी को लेकर दर्ज। 2025 में 5% तक की बढ़ोतरी के साथ 353 मुकदमे दर्ज हुए। एनडीपीएस एक्ट 2024 में मादक पदार्थों की तस्करी के जयपुर में 497 मुकदमे दर्ज हुए। 2025 में 7% तक की बढ़ोतरी के साथ 532 मुकदमे दर्ज हुए। आईटी एक्ट और साइबर क्राइम 2024 में आईटी एक्ट और साइबर अपराध के 47 मुकदमे जयपुर में दर्ज हुए। 2025 में 136% तक की बढ़ोतरी के साथ 111 मुकदमे दर्ज हुए। 2024 में सभी एक्ट को मिलाकर देखें तो 7,854 मुकदमे दर्ज हुए थे, जबकि साल 2025 में 7,284 मुकदमे ही दर्ज हुए। पुलिस का दावा है कि नए कानून फील्ड में आक्रामक गश्त, टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग और अपराधियों पर लगातार प्रेशर अपराध में कमी का कारण है। लेकिन बढ़ते हुए शराब, मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी कर रहे बदमाशों ने जयपुर शहर में आतंक मचा रखा है। कई युवा अपराध के दलदल में फंस गए हैं। जरूरत है खाकी को बेहतर रणनीति बनाने की और कुशलता पूर्वक इन तस्करों के हौसलों को पस्त करने की। जयपुर से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट। देश की पश्चिमी सीमा में कई बार पाकिस्तान की नापाक हरकतों के सबूत मिले हैं। पिछले 6 महीने में कई दफा इन इलाकों में गुब्बारे पाए गए हैं। पाक एयरलाइंस लिखे इन बैलून्स में वैसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। बीकानेर से ये देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान द्वारा लगातार नापाक हरकत सामने आ रही है। बीकानेर जिले से लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के खाजूवाला क्षेत्र में पिछले 6 महीने से करीब आधा दर्जन एयर बैलून अलग अलग जगह मिले, जो हवाई जहाज की शक्ल लिए हुए थे और उन पर पाकिस्तान एयरलाइंस लिखा हुआ था। हालांकि ये सभी बैलून खाली थे, किसी तरह का यंत्र इनमें नहीं लगा था। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान द्वारा भारतीय सुरक्षा एजेंसी को चकमा देने या धोखे में रखने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। आज चक 11 MJD काकड़वाड़े रोही के अंदर खेत में गांधी कुमार बिश्नोई का खेत है। उस खेत में एक पाकिस्तान एयरलाइंस लिखा हुआ गुब्बारा मिला है, जिसको मौके पर श्री धर्मवीर उप निरीक्षक मौके पर गए हैं। उस गुब्बारे को उन्होंने निरीक्षण कर लिया। उस पर किसी तरह की कोई डिवाइस वगैरह नहीं लगी हुई है, साधारण गुब्बारा है और उसकी जांच की जा रही है, जिससे लगातार खाली गुब्बारों को देखकर सुरक्षा एजेंसी आश्वस्त हो जाए और उसी के पीछे वो अपने तस्करी का माल या सीमा पार से संदिग्ध व्यक्ति को भेज या बुला सकते हैं। थाना क्षेत्र में भी और ये चंदौर थाना क्षेत्र में आने सभी गुब्बारों में तो जांच की है, कोई ऐसा कुछ संदिग्ध वस्तु कुछ भी नहीं मिली। फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत है और आम जनता से भी अपील करता हूँ, ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु मिले तुरंत अपने पुलिस को सूचना दें। हालांकि स्थानीय लोगों के साथ बीएसएफ इंटेलिजेंस एजेंसी और स्थानीय पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है और पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। कल भी जिले के 2 स्थानों पर एयर बैलून मिले, एक खाजूवाला में तो दूसरा लूण करनसर क्षेत्र में। अलग अलग जगह पर मिले बैलून को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है। कल सुबह मिला खाजूवाला में एक बैलून, शाम को लूण करनसर में मिला एक बैलून। पुलिस इनकी जांच की है। जांच के बाद हालांकि अभी तक वो सभी खाली बैलून पाए गए हैं, लेकिन इन खाली बैलूनों के पीछे भेजने के लिए कहीं न कहीं अंदाजा लगाया जाता है कि सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान भटकाया जा रहा है। इसके पीछे कई नई साजिश को भी रचा जा सकता है। कैंप पर्सन साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, NDTV बीकानेर। उधर गोवा में भीषण अग्निकांड में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसा अग्निकांड इस राज्य ने पहले कभी नहीं देखा था।
एक नाइट क्लब में ऐसी आग लगी कि देखते ही देखते 25 लोगों की जान चली गई। ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिन्हें देखकर इंसान सहम जाए। अब जांच हो रही है, घटना का जिम्मेदार कौन है। दुनिया भर से लाखों सैलानी यहां पर आते हैं, मगर शनिवार रात गोवा में जो हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ। पर्यटकों से भरे नाइट क्लब में अचानक यहां पर आग लग जाती है। आग की लपटों में कई लोग जिंदा जल गए। जांच में ये बात सामने आ रही है कि कई नियमों की अनदेखी यहां पर की गई थी। आपको दिखाते हैं कैसे गोवा में ये दिल दहलाने वाला अग्निकांड हुआ। गोवा में इस तरह का हादसा पहले नहीं हुआ था। यह सिर्फ एक हादसा था या एक लापरवाही का नतीजा जिसे कई दिनों से नजरअंदाज किया गया और अब 20 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हुई। नॉर्थ गोवा के अरपोरा में बर्ज क्लब में यह घटना होती है। मरने वालों में ज्यादातर क्लब में काम करने वाले कर्मचारी बताए जा रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर उन 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। बताया जा रहा है कि दम घुटने से लोगों की मौत हुई। सवाल ये कि क्या क्लब में फायर सेफ्टी के इंतजाम सही नहीं थे? क्या बाहर निकलने के लिए रास्ते नहीं थे? क्या टूरिस्ट सीजन के चलते कोई तैयारी नहीं थी? गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आग के वजह से वो लोग वहां रुके, बट सफोकेशन के वजह से उनकी दुर्घट मृत्यु हो गई है। मैं उनके प्रति दुख व्यक्त करता हूँ। अप्रोक्सीमेटली 25 लोग की ये दुखद निधन हुआ। बाकी 6 लोग गोवा मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। मैं खुद 2 बजे वहां पे पहुंचा। मैंने पूरे मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के सभी पदाधिकारी वहां पे थे, डीजीपी से लेके कलेक्टर सभी लोग वहां पे थे। जो दुर्घटना क्यों हुई इसके लिए मैंने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी तो लगाई है, तो उसका रिपोर्ट तो आ जाएगा। लेकिन मैंने प्रिलिमिनरी जब इंक्वायरी की तब उस क्लब में कुछ तो इंसिडेंट के वजह से ऊपर आग लगी और आग लगने के बाद यानी वेरी कंजेस्टेड डोर्स थे, उससे कुछ लोग बाहर आ गए और आग भड़कने के बाद बाकी लोग बाहर नहीं आ सके। बाकी लोग जो अंडरग्राउंड एरिया में जाके गए, अंडरग्राउंड वेंटिलेशंस वहां पे न होने के कारण सफोकेशन के वजह से बाकी लोगों की मृत्यु हो गई है। हमने मैजिस्ट्रल इंक्वायरी तो ऑर्डर की है। इनिशियल स्टेज पे उस होटल के जनरल मैनेजर्स और उस होटल के ओनर के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज की है। उनको अरेस्ट करने का वारंट भी निकाल दिया है। इस सभी जांच की पूरी यानी मैजिस्ट्रल इंक्वायरी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक क्लब के दोनों मालिकों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। क्लब के मैनेजर समेत कुछ लोग हिरासत में लिए गए। इस घटना के बाद गोवा के क्लबों में फायर सेफ्टी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। यह सामने आ रहा है कि क्लब में आग से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। यह भी सामने आ रहा है कि सुरक्षा मानदंड पूरा नहीं होने के बावजूद क्लब चल रहा था। इस वक्त हम मौजूद हैं बर्ज क्लब के बाहर। ये देख सकते हैं आप विजुअल्स जो हैं, ये बर्ज क्लब के बाहर के विजुअल्स हैं जहां पर ये घटना घटती है जिसके अंदर 25 लोगों की जो है वो जान चली जाती है। और यहाँ पे इस वक्त जो फोरेंसिक की टीम है वो भी मौजूद है। फोरेंसिक के अलावा जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस की टीम है वो भी मौजूद है। एसपी जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट गोवा के हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। ये वही लोकेशन है जहाँ पर देर रात जो है एक फंक्शन चल रहा था इस क्लब के अंदर, जिस वक्त आग लगती है और उस आग के अंदर तकरीबन 25 लोग जो है उनकी जान चली जाती है। और इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। सवाल ये कि क्या उन अफसरों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने क्लब चलाने की परमिशन दी। I think our locals were working in the basement of the restaurant. So it's very sad incident. इस क्लब को लेकर एक और बात भी सामने आ रही है, वो ये कि क्लब बनाने के लिए नियमों का सही से पालन नहीं हुआ था। इसे धराशायी करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन अधिकारियों ने इस पर रोक लगा दी थी।
यहाँ पर इस मामले में कई लोगों को डिटेन भी किया गया है। इसके अंदर जो मेन अक्यूज्ड हैं, जो कि ओनर हैं, ओनर के अलावा जो मैनेजमेंट की टीम है बर्च क्लब की, वो भी इस वक्त फरार है। उसके अलावा जो पुलिस की टीम है उसने कई लोगों से इस मामले में सवालात भी किए हैं और सवाल का सिलसिला जो इस वक्त लगातार जारी है कि इसकी जो आखिर वजह थी, जो आग लगने की वजह थी, वो क्या थी। अगर आप देखें तो बहुत सारे जो आई विटनेसेस हैं, कुछ लोगों का शुरुआती दौर में ये कहना था कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से ये पूरी की पूरी घटना होती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ। हमने जो नॉर्थ गोवा के एसपी उनसे बात करने की कोशिश की, उनका कहना है कि अभी तक जो है एग्जैक्ट कॉज जो क्या था, असली वजह क्या थी इस आग की, वो अभी तक पता नहीं चल पाई है। राज्य कांग्रेस का कहना है कि गोवा के सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री कल रात में हमने देखा कि ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है कि दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन एंड पीपल आर नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है। आज 25 लोगों की लाइफ जो गई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वी डिमांड दैट द चीफ मिनिस्टर एंड all the ministers involved in giving the permissions to this, whether it is illegal, legal, we don't know. They have to resign immediately. गोवा के अरपोरा में बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब राजधानी पणजी से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ये क्लब रात को 12 बजे के बाद शुरू होता है। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात को क्लब में बॉलीवुड बैंगर नाइट का आयोजन होना था। इसके लिए क्लब में डीजे और डांसर भी आने वाले थे। 1 बजे से डीजे नाइट की शुरुआत होनी थी। हालांकि इससे पहले ही यह हादसा हो गया। पूरा देश इस हादसे से दुखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे को लेकर दुख जताते हुए कहा कि अपनों को खोने वालों के साथ मेरी संवेदना है। राज्य सरकार हर संभव मदद में जुटी है। इसके साथ ही पीएम ने प्रधानमंत्री राहत कोष से हादसे में मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। गोवा में हुए अग्निकांड ने सबको सदमे में डाल दिया। सुरक्षा को लेकर किस तरह नियमों का उल्लंघन किया जाता है, ये सवाल एक बार फिर सामने है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तरह के हादसे आगे नहीं होंगे? गोवा में अकील जमील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो हथकड़ी में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। आप सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। नमस्कार।